चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो गॉस लॉ का इस्तेमाल ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बट कहीं पे भी नहीं निकाल सकते। जैसे गॉस लॉ पढ़ाते वक्त हमने कई बार बताया कि सिमेट्री का होना जरूरी है, तो भैया जहां सिमेट्री दिखेगी वहां गॉस लॉ लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा भी था कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। हम नहीं कहते, ग्रिफिथ साहब कहते हैं कि लगा तो हर जगह सकते हो बट उससे तुम कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। कहीं पे भी गॉस लॉ लगाओ, वैलिड तो है गॉस लॉ, बट रिजल्ट अच्छे तभी मिलेंगे जब कोई सिमेट्री दिखे आपको। तो आज हम सिखाएंगे कि कैसे गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। 2-3 सिस्टम दिखाएंगे, ये तो आपका बोर्ड में आ रहा है ये टॉपिक। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर मतलब हर तरफ चार्ज इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इनफाइनाइटली लॉन्ग भी बोला है, तो अप टू इंफिनिटी गया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, प्लस प्लस प्लस। मैंने पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, सेम कहानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का बस डायरेक्शन चेंज होगा। मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इधर भी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी को जा रहा। अब बच्चों आपको दिख रहा है ये लीनियर चार्ज है। इस वायर पे कितना चार्ज है क्या आप बता सकते हो? भाई इनफाइनाइट तक है सर, कैसे चार्ज जोड़ें इस पे? तो ऐसी चीजों के लिए हम चार्ज की बात नहीं कर पाते, हम चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। हम बात करते हैं लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसको कई लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बोलने में मजा आता है चार्ज बटे लेंथ। यानी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये तो पता है, इनफाइनाइट लेंथ पे चार्ज कैसे पता चलेगा? हमसे कोई पूछे 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा। 2 मीटर पे कितना चार्ज है, 2 लैम्डा। 3 मीटर पे कितना चार्ज है, 3 लैम्डा। ये हमें पता है। इनफाइनाइट का चार्ज वैसे भी कैसे निकालोगे? अब बात आती है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालेंगे? मान लो यहां से r डिस्टेंस दूर निकालेंगे, कहीं से भी r डिस्टेंस दूर चले जाओ, सिमेट्री तो दिख ही रही है, आप कहीं से भी निकालो, कहानी तो सिमिलर ही रहेगी ना। सो फ्रॉम एनी पॉइंट, इसको थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश, चलो ठीक है, हम इसके आसपास कहीं से भी r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। बच्चों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। ढक्कन गिर गया, आपका लेक्चर बहुत प्यारा हो जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत ही सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, देखो ए ऐसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, विथ डिस्टेंस कम होती जाएगी, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जाएगी, बट पॉजिटिव चार्ज से अवे, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेंगी। अब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, r डिस्टेंस दूर पे, ठीक है, r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। अब कैसे किया जाए? अब गॉस लॉ की हेल्प लेनी है हमको। भाई इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, 1/4πε0 q/r² तो लगेगा नहीं, पॉइंट चार्ज है नहीं। तो अब गॉस लॉ हमसे कहता है कि एक गॉसियन सरफेस बनाओ। क्या बनाओ? एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक हो, और उस गॉसियन सरफेस के हर जगह, उस गॉसियन सरफेस पे एट एवरीवेयर ऑन सरफेस, आराम से समझो तभी समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। पहले वाले में धीमे धीमे चलो, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे। ऐसा सरफेस बनाओ जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। अब सोच रहे हैं यार कैसा बनाएं, इसमें थोड़ी सी टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है आपको। लीनियर चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, वो सिलेंड्रिकल बनेगा, ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर सिलेंडर क्यों बनाया? थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे हम, सिलेंडर ही क्यों बनाया। गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर बना, क्यों, समझते हैं।
बच्चों ध्यान से देखो तो इस सिलेंडर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी भाई, चार्ज एकदम बीच में एक्सिस में, इससे इतनी दूर आओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाओगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। सिलेंडर का रेडियस आर मान लिया, अब आर इधर गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही, इधर गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही, इधर गए तो भी, मतलब सिलेंडर के सरफेस पे, अंदर से मतलब नहीं है, सिलेंडर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, और सिमेट्रिकल दिख ही रहा है चार्ज के अबाउट, तो ठीक है। तो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया और लीनियर चार्ज का गॉसियन सरफेस हमें मिलता है सिलेंडर, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। अब आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ सबको याद है। गॉस लॉ हमसे क्या कहता था कि अगर आपके पास कोई इनक्लोज्ड सरफेस है देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर क्लोज, देखो ये गोला बना दिया क्लोज सरफेस का, इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब नोट कर लें इतना, फिर मिटा रहे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, नोट कर लिया। हम ये अप्लाई करेंगे, जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू दिस होल सिलेंडर, द फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर शुड बी इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो पता ही है आपको फ्लक्स का फॉर्मूला, क्यू इनसाइड, जितना चार्ज अंदर है, देखो ये चार्ज सिलेंडर के अंदर है इतना, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मिटा रहे? ओके, चलिए अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। हेडिंग मिटा दें, क्लियर हो गया है? अच्छा, लैम्डा क्या लिया है हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या यूनिट होगी कूलम पर मीटर, चार्ज पर लेंथ। अच्छा, अब देखो इस सिलेंडर के पास तीन सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक इसका कर्व्ड सरफेस। थोड़ी सी नेमिंग कर दें, इसको हमने बोला फर्स्ट सरफेस, इसको बोला सेकंड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस को बोला थर्ड सरफेस। तो तीन सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल के आएगा। कैसे? यहां पे ऐसे, यहां पे देखो एरिया वेक्टर क्या ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस तरह का कर्व्ड के लिए, है कि नहीं? तो यहां पे दिख रहा है जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री। यहां पे बच्चों एरिया वेक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनेगी। यहां पे एरिया वेक्टर के बारे में क्या कहते हो, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, पढ़ा है ना, डीए, यानी 90 डिग्री पे है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी और ऐसे भी होगी, डेफिनेटली दोनों तरफ सिमेट्री, और एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा डीए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, आउटवर्ड लेते हैं 3D में, बाहर की तरफ वाला नॉर्मल लेते हैं, फिर 90 डिग्री, ठीक है, बाहर की तरफ का नॉर्मल, इसीलिए देखो डीए अंदर नहीं गया, बाहर आया। तो यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड सरफेस से ही बाहर आ रहा। यहां से फ्लक्स 0, यहां से 0। और देखते हैं, द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर सकते हो सिंपली। यहां का फ्लक्स देखो, ई डी ए कॉस 90, खत्म, ये तो ई डी ए कॉस 90, ये तो खत्म हो गया। यस और नो? इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90, ये तो 0 हो जाएगा। प्लस सेकेंड वाले का सेम हाल होगा, नीचे वाले का भी, क्या, इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90। जो है फ्लक्स वो थर्ड सरफेस से है, कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जूम 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 जूम, और एरिया वेक्टर भी इस जगह पे जूम, यहाँ पे जूम, यहाँ पे जूम, कहीं पे भी एरिया वेक्टर, जैसे यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर अगर इमेजिन करूँ, इस जगह पे मैं एरिया वेक्टर देखने की कोशिश करूँ तो वो ऐसा बाहर निकलता हुआ होगा, परपेंडिकुलर ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही। यानी यहाँ पे जो कहानी बनेगी कर्व सरफेस की, वो बनेगी ई डी ए कॉस 0, किसकी, कर्व। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो फ्लक्स बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह, जो फ्लक्स बन रहा है वो सिर्फ थर्ड सरफेस से। ये टर्म हो गया 0 कॉस 90 की वजह से, ये हो गया 0 कॉस 90 की वजह से, और ये हो जाएगा ई डी ए, इंटीग्रल ई डी ए। अच्छा, फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर। अब गॉस लॉ लगाओ। सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर जगह सेम है कि अलग अलग है? सेम है। यहाँ पे r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे भी r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे भी r, पूरे सिलेंडर यूनिफॉर्म चार्ज से r डिस्टेंस दूर ही तो है, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी।
तो यहाँ इंटीग्रेशन से ई को हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या है? ये यानी कर्व सरफेस डी ए 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 डी ए, कर्व सरफेस के सारे डी ए को जोड़ोगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। मान लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ, अभी तक नहीं माना था, अब मान लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ एल है। इमेजिनरी सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं, होता थोड़ी ना कहीं, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हमने सिलेंडर की लेंथ एल ले ली। अब इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी जब जोड़ोगे तो 2 पाई आर एल। सो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर। अब बात आती है क्यू इनसाइड कितना है। बच्चों इनसाइड क्या पूरा चार्ज है कि सिर्फ इतना है? सिर्फ इतना है ना। ये कैसे निकालोगे? आपने बोला लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ कितनी है? एल, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू जितना चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाई एल। बोलो सही है। हमने बोला अंदर कितना चार्ज, हमने बोला अंदर क्यू इनसाइड चार्ज है। तो चार्ज और लेंथ कितनी है? एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। यहां से क्यू इनसाइड लैम्डा एल मिल जाएगा, तो क्यू इनसाइड की जगह लैम्डा इंटू एल, एल से एल मर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पॉजिटिव है तो इधर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पे, आर स्क्वायर पे नहीं डिपेंड कर रही। जैसे आपको याद हो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है, नहीं, इसकी सिर्फ 1/r पे डिपेंड कर रही है। अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप एक ग्राफ बना सकते हैं E वर्सेस R का, E वर्सेस R का ग्राफ, तो ये बनेगा सिंपल, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। नोट कर लें। तो ये टॉपिक बोर्ड का काफ़ी हॉट टॉपिक होता है, यहाँ सवाल बन सकता है और इसको हमने नोट कर लिया है। अब इसके ऊपर एक सवाल जेईई एडवांस 2015 में आया, बढ़िया सवाल आया है, सिमेट्री सोचनी पड़ेगी, वो करा देते हैं हम। और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो आपके बोर्ड में कवर नहीं है बट कॉम्पिटिशन लेवल में पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। पढ़ लो तो स्फीयर्स में काम आएगा, क्योंकि स्फीयर सिलेबस में यही कंसेप्ट स्फीयर में लगता है। मिटा रहे इतना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, याद रख लो इसको, लैम्डा अपॉन, इसको मेमोराइज कर लो, बोर्ड में पूछ लेता है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। लैम्डा, अब क्या क्वेश्चन दे सकता है? क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, बोल दिया, बोला इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, निकाल लोगे। फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है? Q इंटू ई, पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, F इक्वल्स टू QE। तो इस तरह का सवाल बना सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के ये आप कर सकते हैं। इसका एक्सलरेशन पूछ लेगा, फोर्स डिवाइड बाई मास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक आपको याद करना है, उसके बाद तो चीज़ें आप समझ सकते हो। प्रोसेस समझ में आया? मिटाने चार्ज, क्या कैमरे में ये पार्ट विजिबल है? क्या कैमरे में ये पार्ट विजिबल है? हाँ ठीक है। ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब बच्चों ये क्या चीज है, जरा देखो, ऐसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये ये बन गई प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना, 2 डायमेंशनल चीज है ये। और इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज पूरी प्लेट पे बटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो हम प्लेट लेंगे ना, बहुत लंबी है, वेरी लार्ज प्लेट है ना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इट इज वेरी लार्ज, इन्फिनिटी तक गई हुई है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। आज इन्फिनिटी का मतलब भी समझाएंगे, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी मतलब एक्चुअल में इन्फिनिटी, मतलब क्या अभी समझाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत बड़ी प्लेट है, हमें इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और गॉस लॉ का एक ही काम है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल देना। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बहुत से तरीके हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है वो गॉस लॉ को लगाना। तो हम मान लेते हैं कि प्लेट से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां पे? एट डिस्टेंस x
फ्रॉम प्लेट। अच्छा ये बताओ इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है? सर पता नहीं है, तो बहुत बड़ी इन्फिनिटी तक गई है, कुछ आइडिया ही नहीं इस पे कितना चार्ज हो सकता है। तो हम बोल देते हैं इस पे चार्ज तो नहीं पता, पर ये क्योंकि 2D सरफेस है तो इसमें हम ले लेते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया। हमें ये तो नहीं पता टोटल चार्ज कितना है, पर हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। शीट का मतलब कि इसके सिर्फ एक ही लेयर पे चार्ज है, पीछे से चार्ज मत देखना, मतलब वो एक ही लेयर ही है। शीट का मतलब, एक तो मैंने बोला लार्ज लेनी है, ठीक है, वो तो समझ गए। शीट का मतलब इसके पास सिंगल लेयर है, ठीक है। ये नहीं है कि आगे भी चार्ज है पीछे भी, एक ही लेयर है, उस पर हमने सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ले लिया। अब हमको x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब आएगा गॉस लॉ। सबसे पहले गॉस लॉ क्या बोलता है कि गॉसियन सरफेस बनाइए। अब इसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना है जो सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्री के लिए x आगे आए हो तो भैया x पीछे भी तो देखो, तभी तो सिमेट्री बनेगी। ऐसा उतनी ही दूर, ठीक है। अब कुछ ऐसा सरफेस बनाओ कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो। तो ऐसा सरफेस मैंने सोचा, मैंने समझा और मैंने देखा, तो मुझे मिला कि ऐसा सरफेस एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। क्या बनाया मैंने? एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है ना। ऐसे वी ड्रॉ सिलेंडर, ठीक है। ये बन गया हमारा एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। x इधर लिया तो x इधर भी। तो हमने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, और गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट वगैरह वगैरह। मैं कई बार कह चुका हूँ कि गॉसियन सरफेस आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करते करते और टीचर से पढ़ते पढ़ते ही आप समझते हो। हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस के नाम पे एक सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर की अगर लेंथ देखो तो x 2x हो गई, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम a मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस मानने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सीधा a मान लो। चलो बहुत बढ़िया, रेडियस मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझो। अब क्या करना होता है? अब हम बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉसियन सरफेस है? हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड है। गॉसियन सरफेस कंडीशन होती है क्लोज्ड हो, सिमेट्रिक हो, तो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है ना, 3D है तो 3D भी है, जितनी भी कंडीशन होती है सेटिस्फाइड है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो भी, उसका भी कहानी है। इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन के सामने आई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉस लॉ ये भी कहता है ना कि जब गॉसियन सरफेस बनाओ, तो हमने पढ़ा था ना कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, पढ़ा है कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो वो या तो एरिया के परपेंडिकुलर हो या तो एरिया के पैरेलल हो, है ना। तो इस वाले एरिया से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे बन जाएगा dA। एरिया वेक्टर कैसे बनता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे dA, सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ लगा सकें, गॉसियन सरफेस कैसा बनाएं, तो हमने पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि या तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री के एंगल पे हो, जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे दिख रहा है, या तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो, जैसे इस जगह पे एरिया वेक्टर देखो कर्व सरफेस पे ऊपर आएगा dA, ऐसे है ना, कर्व का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ऐसी बनेगी, ऐसी, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 90। तो हमने यही पढ़ा था कि थीटा या तो 0 हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, या 90 हो। तो ठीक है, बढ़िया है, सही है, सब सही है। चलिए अब इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको बोल देते हैं सेकंड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस को बोल देते हैं चलो थर्ड सरफेस। तो जो टोटल फ्लक्स है बच्चों, फ्लक्स जो टोटल है उसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे लिख दिया। फर्स्ट सरफेस, यहां से फ्लक्स इंटीग्रल E dA, एंगल कितना है? cos 0।
एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, यहाँ पे भी सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। और 3D में हमने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल तो यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल जब बनाओगे तो 2 बन सकता था, यहाँ पे एरिया वेक्टर 2 बन सकते थे, एक ऐसे परपेंडिकुलर, एक ऐसे। बट 3D में एरिया वेक्टर कौन सा लेते हैं, जो आउटवर्ड नॉर्मल हो, बाहर की तरफ में। यहाँ पे भी एंगल कितना है 0, तो ये भी हम लिख लेंगे EDA cos 0। फ्लक्स थर्ड की बात करें, थर्ड यानी कर्व्ड सरफेस की बात करें, तो यहाँ से 0 फ्लक्स बाहर आएगा, यहाँ से कोई फ्लक्स बाहर ही नहीं आ रहा, देखो पूरा फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे एंगल देखो 90 है, EDA cos 90 प्लस EDA cos 90, लिखना चाहो लिख लो, हो जाएगा 0 cos 90। अच्छा, टोटल फ्लक्स होता कितना है, टोटल फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो cos 0 1 हो जाएगा, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ है कि नहीं, सिमेट्री से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सब बराबर डिस्टेंस पे, यानी E को आप बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ DA cos 0 1 हो गया, यहाँ भी E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, इस पूरे सरफेस पे, सरफेस का इंटीग्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब DA जोड़ोगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, इस एरिया को आपने ऑलरेडी कितना मान रखा है, A मान रखा है, इस एरिया को हमने ऑलरेडी A मान रखा है, तो DA EA, ठीक है, दिस विल बिकम EA, दिस विल बिकम EA। बोलो समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, DA जोड़ोगे टोटल एरिया, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का DA टोटल एरिया, तो 2EA हो गया। So this will be Q inside upon epsilon naught is equals to 2EA, यहाँ लिख लें Q inside upon epsilon naught is equals to 2EA। अब बात आती है Q inside कितना है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है जरा बताओ। मेरे ख्याल से तो ये चार्ज है सिलेंडर के अंदर इतना, देखो ना, सिलेंडर ऐसे जाएगा, इसको ऐसे काटते हुए, तो ये चार्ज सिलेंडर के अंदर आ रहा है, ये सब तो नहीं आ रहा है। कुछ इमेजिन करो, ये शीट है और सिलेंडर ऐसे घुस रहा है, बुच्चुक, ये शीट है, सिलेंडर ऐसे बुच्चुक ऐसे काटता हूं, तो ये चार्जेस सिलेंडर के अंदर आए। अब ये चार्ज कैसे निकालें, हमें पता है यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। बच्चों ये एरिया कितना होगा, A, भैया यही तो एरिया है, कच्चा, ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A माना, यही तो A है, यही तो A है। तो बच्चों ये एरिया हमें पता है A, हमें पता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो भैया चार्ज डेंसिटी होती क्या है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ का चार्ज Q मान लो इतने पे, यही तो Q इनसाइड है ना, अरे इसी को तो क्रॉस प्लेन है, इसको ऐसे क्रॉस करता हुआ जरा खचक, तो यही चार्ज तो कट के इसके अंदर, अगर इस सिलेंडर को मैं ऐसे खींच के बाहर निकाल लूँ तो इतना चार्ज कट के इसके साथ बाहर आएगा, तो यहाँ से चार्ज इनसाइड Q मान लिया इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, तो दिस विल बिकम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA, ए से ए मर गया, ई की वैल्यू आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। So electric field due to a plane sheet of charge at a distance x from the charge and the sheet is infinitely long, the electric field is sigma by 2 epsilon naught. सिग्मा क्या है, चार्ज per unit area, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खास बात ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रही, डिस्टेंस से मतलब ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे सब जगह सेम आ रही है, कमाल हो गया। देखो ना, इसमें x है ही नहीं, सच है ये, ऐसा होता है, ठीक है। बट ऐसा तभी होगा जब आपकी शीट बहुत बड़ी हो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि सही में इनफाइनाइट बड़ी हो, शीट के डायमेंशन एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े हो। जैसे देखो इन्फिनिटी वाली कहानी ना रिलेटिव होती है, जैसे एक छोटी सी चींटी हो, उसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो जब वो बोर्ड को देखेगी उसको पूरा बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ इतना सा बोर्ड दिखेगा, तो उसे लगेगा ये बोर्ड पूरी दुनिया में है। उसको हमसे कुछ नहीं पता, दुनिया, अर्थ वर्थ कुछ नहीं, यूनिवर्स, उसके लिए यहाँ सोचो, यहाँ चींटी है, उसकी आंख खुली, उसने जिधर देखा उधर बोर्ड, तो इसके लिए बोर्ड कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था।
तो अगर इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसके डायमेंशन बहुत बड़े हो जाएं तो हम कहते हैं ये इनफाइनाइटली बड़ा है। जैसे एग्जाम में सवाल आया, मान लो बोल दिया शीट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, शीट की ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और बोल दिया यहाँ से 1 मिलीमीटर दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो 1 मिलीमीटर दूर आके शीट देखोगे तुमको हर जगह दुनिया में शीट ही तो दिखेगी। इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली बड़ा है। जरूरी नहीं कि एक्चुअल में इन्फिनिटी तक गया हो, ठीक है। लीनियर चार्ज में भी ये बात बताई थी, वहां पे भी यही चीज समझ लो आप, है ना। जब भी हम बोले कि इनफाइनाइटली बड़ा है, इसका मतलब रिलेटिवली। जैसे मान लो इसी व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ी दूर से देखूं, दूर से देखूंगा तो मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड दिखेगा, तब मेरे लिए इनफाइनाइटली बड़ा नहीं है। इसी व्हाइट बोर्ड को कोई यहां से देखे एकदम तो उसे लगेगा ये इनफाइनाइटली। तो इसके कंपैरिजन में शीट के डायमेंशंस बहुत बड़े हों तब ये रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। x शुड बी स्मॉल कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट। अभी तुमसे बोले कोई 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं तब ये इनफाइनाइटली बड़ा होगा ही नहीं, तब तो इतना बड़ा सा प्लेट दिखेगी, वहां से पॉइंट चार्ज दिखने लगेगा। 1 किलोमीटर दूर से देखोगे पॉइंट चार्ज जितना छोटा सा पिचुक, समझ रहे हो। सो दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल x कंपेयर्ड टू डायमेंशन ऑफ शीट। तो आप ऐसे समझ लो शीट इनफाइनाइटली बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट बोल देते हैं। क्लियर है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हर जगह बराबर आएगी। अब चीटी यहां से देखे व्हाइट बोर्ड को, यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से देखे, उसको बराबर दिख रहा है फॉर स्मॉल एक्स, ठीक है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता कितनी बार बोलो कहां पे स्मॉल एक्स है, सब क्लियर हो गया, ये पूरा समझ में आया। ये हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाई, हमने कहा शीट का मतलब एक ही लेयर पे चार्ज है। चार्ज डेंसिटी कितनी बोली इन्होंने, सिग्मा बोल दी हमसे। हमने कहा कि भाई x डिस्टेंस दूर जाके कुछ बनाना है ऐसा गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें, तो हमने एक सिलेंडर बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। हमने देखा सिलेंडर के पास 3 सरफेस, 1 2 3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो E बन गया 2EA। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 90 डिग्री में, एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल लिया, तो ये अलग फ्लक्स खत्म हो गया, EA cos 90। 2EA इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड, यही चार्ज इनसाइड रहेगा, तो हमने कैसे निकाला, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा है, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा Q बाई होता है, सिग्मा ही रख के कैंसिल कर दिया। सो फॉर है यस। हम बात करेंगे 2 प्रकार के स्फीयर्स की, कौन कौन से, गुड स्फीयर्स एंड बैड स्फीयर्स। 2 ही प्रकार के स्फीयर, अरे कौन से रे, पहले होंगे हमारे हॉलो स्फीयर्स और दूसरे होंगे हमारे सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। हॉलो स्फीयर्स को बच्चों हम शेल्स भी बोल सकते हैं, थिन शेल्स, शेल समझते हो कि नहीं, खोखला स्फीयर, थिन शेल है ना, बहुत पतली है ना? खोखला स्फीयर, उसी को हॉलो स्फीयर भी, या सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस पे डिस्कशन हमारा होना है। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है कंडक्टिंग या लिखा हो मेटालिक, दोनों का एक ही मतलब है। एक लिखा हो नॉन कंडक्टिंग, नॉन मेटालिक तो नहीं लिखता, इनफैक्ट इसकी जगह वो लिख देता है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। तो हॉलो स्फीयर 2 तरह के, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड स्फीयर भी, सॉलिड स्फीयर भी 2 तरह के होंगे हमारे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो टोटल 4 तरह के स्फीयर हमें डिस्कस करनी है। हाय राम कैसे होगा, चला छैया छैया छैया, चला छैया छैया छैया, कैसे करेंगे इतना ढेर सारा। तो देखो टेंशन नहीं लो, चारों को अलग अलग डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें से ये वाला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ये अलग से डिस्कस होगा। बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ऑल रेस्ट विल हैव सेम प्रॉपर्टी। इसकी कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम, इनका डिस्कशन सेम। इसका डिस्कशन अलग से होगा और इसी के ऊपर जेईई में सवाल आए हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। अप्रोच अच्छे से समझ लेना। तो एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे हम,
सॉलिड स्फीयर रेस्ट हैव सेम प्रॉपर्टी। अब सेम प्रॉपर्टी क्या है कि बाकी सब में, चार्ज स्फीयर की बात है ना, चार्ज, बाकी सब में जैसे ही चार्ज दोगे, चार्ज जुर्र जुर्र करता हुआ सरफेस पे आ जाएगा। बाकी सब में चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रहेगा। देखो हॉलो में तो क्लियर है ये बात कि भाई खोखला है तो चार्ज अंदर तो रुकेगा नहीं ना, चार्ज कहां पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे। सॉलिड में भी, सॉलिड स्फीयर में भी जैसे ही आप चार्ज दोगे, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, तो मान लो आपने सुई लगा के ऐसे सुई में चार्ज भर के ऐसे चुपुक से दिया चुपुक से सुई लगा के, तो वो चार्ज ना पूरा उसके सरफेस पे चला आएगा। इमेजिन करो, चुपुक से दिया, किस में, इसमें आ जाएगा सरफेस पे। इसमें तो अंदर खोखला ही है तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा। सिर्फ इस वाले में चार्ज सरफेस पे नहीं आता और चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है। इस वाले में चार्ज इन होल वॉल्यूम। तो इसका डिस्कशन अलग होगा, बाकी इन तीनों का डिस्कशन सेम होगा। सिलेंडर में भी मैंने कराया, पता नहीं आपने सिलेंडर के लेक्चर देखे, सेम कहानी सिलेंडर में थी, नहीं देखे तो यहां पे फिर से समझाएंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा, चार्ज पूरे स्फीयर में भरा होगा, अंदर ऐसे सुई लगा के ऐसे अंदर डालोगे तो चार्ज कंडक्ट होके कहीं नहीं आएगा। एक कंडक्टर है, चार्ज को कंडक्ट करके सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, शुरू करें तो पहले इन तीनों का कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। हॉलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज सरफेस पे। सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग तो चार्ज सरफेस पे। पहले इन तीनों का डिस्कशन, लास्ट में उसका डिस्कशन। चलिए शुरू करें। यस सर। चले छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। स्टॉप इट सर। चलो भाई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्लैश नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन सब की कहानी क्या है, सेम है। हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में सिर्फ कंडक्टिंग में क्या कहानी सेम है, चार्ज कहां पे रहेगा, चार्ज एट सरफेस, ओनली एट सरफेस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। अब चार्ज अगर सरफेस पे है तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्या, सिग्मा। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। सरफेस पे चार्ज है यानी एरिया में चार्ज है, वॉल्यूम में नहीं है, अंदर घुस के वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ सरफेस पे। तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा। पूरे स्फीयर पे, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये टोटल चार्ज हो गया। सिग्मा को हमने कहा चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इन स्फीयर्स का रेडियस कैपिटल आर है। अब इसके बाद हमें 2 डिस्कशन करने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होगी पहली बार इनसाइड स्फीयर और दूसरी बार आउटसाइड स्फीयर, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। और डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। इतना कॉमन डिस्कशन मैंने कर दिया। इसको शेल भी बोलते हैं कई बार हॉलो वाले को, ठीक है, थिन शेल। तो डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर लेंगे। इनसाइड की बात करेंगे तब आर लेस देन कैपिटल आर, आउटसाइड आर ग्रेटर देन कैपिटल। जब अंदर आओगे तो डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, बाहर जाओगे डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा। शुरू करा जाए, इनसाइड एंड आउटसाइड। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब पहला हम डिस्कशन लेते हैं आउटसाइड का, यानी जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां मान लो वो स्फीयर है जिसकी चर्चा इतनी देर से हो रही है,
चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है तो अंदर चार्ज नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यह इसका रेडियस r, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए आउटसाइड द स्फीयर, तो यहां से हम बाहर गए, मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस दूर, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के सिस्टम में निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसा सिमेट्रिक, समझ ही रहे हो, स्फेरिकली बनेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं कि स्फेरिकल क्यों बनाया? भाई सिमेट्रिक बनता है, यहाँ पे सिमेट्रिक मेरे को एक स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बना लो। ठीक है, चलो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, इससे सुंदर नहीं बन सकता। तो हमने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस लिया, और गॉसियन सरफेस हमने लिया एक स्फीयर, शुरू में थोड़ा धीमा चलता हूं मैं हमेशा की तरह, स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला। अब आप गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ के फ्लक्स की कहानी, और फ्लक्स निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, यहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड नॉर्मल 3D सरफेस का, यानी ऐसा होगा एरिया वेक्टर dA। प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बताया हूं कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और 3D में बाहर की तरफ नॉर्मल, एक नॉर्मल अंदर बन सकता था, एक बाहर की तरफ। बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अब ये चीज आपको एक टीचर ही बता सकता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। एक चीज समझ लो, जितने भी केस हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल। एक आईआईटी में सवाल आया था, उसमें भी लिख ही दिया था उन्होंने, उनको भी पता था कि बच्चा पूछ सकता है सवाल, एक एक पॉइंट ध्यान देते, उन्होंने भी लिख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, आप मान लो कि ऐसी होगी रेडियल, ठीक है। किताब वाले समझाते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, इसकी वजह से इधर हो सकती है, इसकी वजह से इधर हो सकती है। समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियल, कहीं पे भी देखोगे रेडियल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करूँ, ऐसे स्फीयर है ना 3D, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा dA। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, इन्होंने बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल। तो आप देख रहे हो कहीं पे भी आप एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इनके बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, क्लोज सरफेस लिया हमने। फ्लक्स किसके लिए निकालते हैं? गॉस सरफेस के लिए। फ्लक्स किसका लेते हैं? गॉस सरफेस, मतलब इस बड़े वाले स्फीयर का। तो बच्चों E डॉट dA में आप देख रहे हो कि E dA cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E dA लिख सकते हैं, E dA cos 0 एंड इट विल गिव अप टू E dA ओनली। ये सुनो, पूरी जगह देखो, यहाँ पे भी dA और E के बीच में एंगल 0 डिग्री, 90 नहीं 0। ये dA वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन्होंने बोल के रखी रेडियल है ना, तो ऐसी इसी डायरेक्शन में। अच्छा बच्चों, अब एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है? सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अच्छा लगा फिर से? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आया कुछ, और इंटीग्रेशन ऑफ dA लिख दिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 हर जगह सेम है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर। अब dA का इंटीग्रेशन, यानी इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, कुचक पुचक कुचक पुचक, इन सबको जोड़ना है। इन सारे एरिया को जोड़ोगे तो क्या एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, बूम, 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही बच्चे गलती करते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देते हैं कई बच्चे, है ना, कैपिटल आर, कई बच्चे एक्स स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। सही चीज लिखो। अरे यार देखो, इस स्फीयर की बात हो रही है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्क्वायर होगा। ये हो गया अपना फ्लक्स थ्रू गॉस सरफेस। अब लगाओ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमसे क्या बोलता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड या गॉसियन सरफेस, इज इक्वल्स टू, क्या बोलता है बताओ? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात हो रही है इस गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये संपूर्ण चार्ज इस सरफेस के अंदर है, ये पूरा चार्ज। अब बात है ये कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा? हमें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये चार्ज इतने एरिया पे बटा हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज होगा सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, इतने एरिया पे इतना एरिया इंटू सिग्मा, यानी ये हो गया एरिया कितना होगा ये बताओ?
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कैसे निकाला, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए आपको, 100%। क्यू इनसाइड इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विच इज, अब ये है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, यानी इस पे चार्ज सिग्मा, इस पे चार्ज सिग्मा, इस पे चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पे 4 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, तो इतने एरिया पे इतना एरिया इंटू सिग्मा। ये एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब ये फ्लक्स यहां से निकाला ग्लॉस लॉ से, ये फ्लक्स आपने निकाला मैथमेटिक्स से, दोनों बराबर हो लेंगे, दोनों बराबर हो लेंगे, दोनों बराबर हो लेंगे। कुछ यहां से फ्लक्स उठाओ, वहां से फ्लक्स उठाओ, तो यहां से फ्लक्स आ रहा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से फ्लक्स आ रहा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से फ्लक्स निकाला, ये मैथमेटिक्स से फ्लक्स निकाला, दोनों बराबर होने चाहिए, हमने दोनों को इक्वेट कर डाला, 4 पाई ने 4 पाई को मार डाला, E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। अब इसमें से देखो सिग्मा कांस्टेंट, यस सर, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट, रेडियस है इस स्फीयर का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरिएबल सिर्फ आर स्क्वायर। यानी जब आप यहां से बाहर भाग रहे हो तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज वाली कहानी। आउटसाइड में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब पता है ये फॉर्मूला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं इसको क्यू के टर्म्स में करना चाहता हूं, चार्ज के टर्म्स में, ठीक है, पता नहीं ऐसे अच्छा लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये देता ये नहीं देता मैक्सिमम टाइम। तो पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना ले लिया, क्यू ले लिया, तो क्यू इनसाइड को सीधा सीधा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जरा देखो, अगर क्यू टोटल चार्ज है, इसको हम यूज करें इस एक्सप्रेशन में, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हमने माना टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज मान लिया इस स्फीयर पे क्यू है, मान लो, ठीक है, मान लो, तो फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से फ्लक्स इतना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वाह भाई वाह, ये तो अपना देखा हुआ फॉर्मूला था, ये तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको मैं जरा इस तरफ लिखना चाहूंगा। एक तो आपने ये निकाला, ये 100% करेक्ट है, कुछ गलती नहीं इन दोनों में। मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स इनसाइड इस टोटल चार्ज मान लो अंदर क्यू है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही, यहां से आ रही 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज जैसे क्यू है, वैसा फॉर्मूला नहीं है पॉइंट चार्ज वाला, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। पर यार ये आर तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, यानी ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो है, पर तब जब ये क्यू सेंटर पे होता। फील करो, सारी कहानी भूलो, सोचो क्यू चार्ज सेंटर पे है, सोचो क्यू चार्ज सेंटर पे है, तो आर डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की सिमेट्री है। यानी ये चार्ज जो आपने ऐसे सिमेट्रिकली डाला है जब आप बाहर से देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि चार्ज किसी स्फीयर पे है। इस फॉर्मूले से तो ये फील हो रहा कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका मतलब चार्ज क्यू सेंटर पे रखा है। तो ये बड़ा अच्छा फील है इसका। इट सीम्स लाइक द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, एक्चुअली में नहीं है, बट इस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, एंड दिस कैन बी सीन इन दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। याद कौन सा रखोगे, ये वाला याद रखोगे। कुछ नहीं, सिंपल, फ्लक्स तो निकाल लिया था इंटू 4 पाई स्क्वायर, अंदर चार्ज कितना मान लो क्यू, तो फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों इसलिए कराते हैं, कई बार वाला भी दे देता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए दोनों करा दिया। जितने बोर्ड वाले हैं इसी को पकड़ लो, फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इसका फील समझ में आया। जैसे यहां से मैंने देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि चार्ज स्फीयर पे, मैंने कहा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने कहा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा आर कहां से लिया, इसने बोला सेंटर से। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हो। हाँ,
हमें तो ऐसा ही फील आएगा 1/4πε0 Q/r², बट ऐसा है नहीं। इट सीम्स लाइक द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। इस बात को अपनी लाइन में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इट सीम्स एज इफ Q is placed at center of sphere। कहां से? बाहर से देखने में। अभी अंदर से देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, बाहर से देखने में ऐसा फील हो रहा है कि पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है। फ्रॉम आउटसाइड लिख लें इतना। अब बात करते हैं इनसाइड की। मजा आया सर? बहुत मजा आया। अच्छा, मैं इसको मार्कर को इंक पिला लूं। मार्कर तुम इंक पी लो। ओके, मिटा दें इसको रब कर दिया जाए। हाँ भैया, मिटा दिया जाए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये क्या मिटा दिया मैंने? ची ड्यूडू होलो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यहां तक समझ में आया? 1/4πε0 Q/r²। ऐसा लग रहा है कि पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है जब बाहर से देख रहे हैं। अभी अंदर से देखने जा रहे हैं। चार्ज कहां पे है? चार्ज इज ओनली एट सरफेस ऑफ स्फीयर। चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा ले ली है, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और भैया रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल R बोला है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। तो माफ करना, मैं अब स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मुझको उसके अंदर आना है। डोंट जज मी ऑन दिस। इस स्फीयर को मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया और चार्ज इसके सरफेस पे कुचिक पुचिक खचक पुचुक खचक पुचुक कुबुडू खचक पुचुक खचक पुचुक खचक पुचुक कुबुडू कुबुडू। अच्छा, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R और हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r पे। अब r देखो, r से छोटा, हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। जब हमसे किसी ने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस विच विल बी अ स्फीयर। बोलो स्वाहा, बहुत बढ़िया। तो हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, स्पीड पकड़ ली सर आपने, जिसका रेडियस स्मॉल r है। पुचुक रे, हाँ ये बन गया। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। आपसे बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे एरिया वेक्टर dA ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा बनेगा। यहाँ से dA वेक्टर ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा बनेगा। मतलब एंगल हमेशा 0 बनेगा। EDA cos 0 की वैल्यू 1 रखेगा, EDA आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट मान के बाहर ले लेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dA। फ्लक्स किसका निकालते हो? गॉस सरफेस का। तो dA टोटल एरिया इसका कितना होगा? 4πr²। तो E इंटू 4πr², ये हो गया फ्लक्स। अब बात आती है गॉस लॉ से। फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन ε0। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। Q इनसाइड कितना है? 0। अरे भाई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। गॉस सरफेस के अंदर चार्ज देखना होता है, बड़े वाले स्फीयर के अंदर नहीं देखना होता है। मैं तो सर पूरा चार्ज स्फीयर में समझा। अरे ये गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज? तेज हो गया क्या? Gauss law says the total flux through a closed surface is equals to 1/ε0 times the net charge inside the surface। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q इनसाइड 0 है। ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। क्या बात क्या बात क्या बात। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर और इनसाइड दिस शेल हॉलो स्फीयर अगेर उजुग उजुग इज 0। खत्म। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर की वैल्यू भी मैं यहीं पे लिख दूं। बाहर की वैल्यू 0, बाहर की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। दैट्स इट। नोट कर लें। अब इसका हम एक प्यारा सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ बनाएंगे। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से। नोट कर लिया? कहते अब एनर्जी में आ जाएं। यहां से हम लेक्चर को तेज भगाएंगे क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गई है। तो यहां पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ
ई वर्सेस आर। मेरे मेरठ के फ्रेंड थे कॉलेज में, बोलते थे ग्राफ ऑफ ऑडिटोरियम, बाई उसने ओडी खरीद ली, ओडी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहाँ पे स्मॉल आर। आई लव यू मेरठ वासियों। मेरी मेरठ की एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी टै से टंकी नै से नल, और वो बोलती थी क्या तुम पे पेन है? तो किसी पे पेन कैसे हो सकता है? वो हम लोग से बोलती थी क्या अलग तुम पे पेन है? तुम पे क्या, मेरे सर पे पेन है। खैर एनीवेज, वो उनकी लैंग्वेज थी। अब आप लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो और मुझे डिसलाइक भी दे सकते हो। आ जाओ वापस। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, टिंग डिंग 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 डिंग। देखो ये नई कला, ये नई कला का इजाद हड़प्पा कल्चर से हुआ था। मैं क्या करूंगा ना, ऊपर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाऊंगा। सर ढंग से तो बनाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से तो बनाओ। यहां पे स्फीयर देखो, ये मैंने एक स्फीयर बना लिया इमेजिनरी। कर क्या रहे हैं, ई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, बाहर ये, तो ग्राफ बना के थोड़ा सुंदर सा लगेगा ना। यहाँ पे रेडियस आर। अब आर की वैल्यू जब आर से कम है यानी ये इनसाइड की बात हो रही है, और आर की वैल्यू आर से ज्यादा है यानी ये आउटसाइड की बात हो रही है। देखो एक्स एक्सिस पे स्मॉल आर है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। खचक खचक खचक। हाँ, अब ये आर कैपिटल आर से कम यानी इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड कितनी है, 0। देखो इनसाइड 0 का कंसेप्ट बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ये, और गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया अंदर चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, खेल खत्म। ठीक है, फिर सरफेस पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ गई, सरफेस पे सबसे ज्यादा, अभी दिखाते हैं। अब बाहर क्या हुई, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर, ठीक है। सीधा सीधा ये सवाल भी आ चुका है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेम कहानी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की ड्यू टू दीज केसेस। सेम कहानी ग्रेविटेशनल फील्ड की, एकदम सेम। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, अंदर प्रोपोर्शनल, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। साफ साफ देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सरफेस पे, अंदर तक 0 0 0 0 0, यहां पे मैक्सिमम, फिर गिरना स्टार्ट हो गई क्योंकि दूर जा रहे हो चार्ज से। यहां पे मैक्सिमम है। कोई बोले सरफेस की निकालो, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आर की वैल्यू को कैपिटल आर के बराबर रख दो, सरफेस का मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर इसी में रख दो, तो ई एट सरफेस कम आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r² विच इज दी मैक्सिमम। तो ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी का था और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिटा दें। ओके, अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट केस पे। तो पहला केस था हॉलो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहां पे आ गया, सरफेस पे। सॉलिड में आपने इंजेक्शन से चार्ज अंदर डाला, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज को कंडक्ट करके सरफेस पे ले आया। तो 3 केसेस में चार्ज सरफेस पे था, हॉलो, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज सरफेस पे। और सॉलिड में अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर डालने पे भी सरफेस पे आ रहा है।